जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये बताया जाएगा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है, आवेशित करने की विधियां क्या होती हैं और किसी उदासीन वस्तु पर आवेश होता है या नहीं होता है, या फिर उस वस्तु पर आवेश कितना होता है। और इसमें हम कूलाम के नियम के भी बारे में जानेंगे। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक अवश्य देखना है। आप सभी लोगों को इन प्रश्नों का जवाब पाने के लिए वीडियो को मेरे स्टार्टिंग तक लास्ट तक अवश्य देखना है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आवेशन क्या होता है। सबसे पहले इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि आवेशन क्या होता है। फिर आवेशन जानने के बाद दोस्तों जानेंगे आवेशन की विधियां कितनी होती हैं। आवेशन की विधियां कितनी होती हैं, मतलब किसी वस्तु को कितनी प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आवेशन क्या होता है। आवेशन दोस्तों किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि को आवेशन कहा जाता है। किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, जिस मतलब किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन मुख्यतया दोस्तों दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन को दोस्तों अंग्रेजी में कहा जाता है चार्जिंग बाय एडिशन। क्या कहा जाता है? चार्जिंग बाय एडिशन, मतलब संपर्क द्वारा आवेशन। इस प्रकार के आवेशन में किन्हीं दो वस्तुओं को संपर्कित करके जोड़ करके उन दोनों वस्तुओं को आवेशित किया जाएगा। दूसरा टाइप ये होता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन। दूसरा टाइप होता है दोस्तों प्रेरण द्वारा आवेशन। इसे दोस्तों अंग्रेजी में चार्जिंग बाय इंडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन कहा जाता है। इंडक्शन कहा जाता है। इसको दोस्तों अंग्रेजी में चार्जिंग बाय इंडक्शन कहा जाता है। अब दोस्तों हम ये चीज जानते हैं कि संपर्क द्वारा आवेशन जो होता है, यह भी दोस्तों दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन। दोस्तों, घर्षण द्वारा आवेशन को अंग्रेजी में कहा जाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहा जाता है। नंबर दो, इसी का एक टाइप और होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन को दोस्तों चार्जिंग बाई कंडक्शन कहा जाता है। कंडक्शन बोले तो चालन, चालन बोलते हैं, इसलिए चार्जिंग बाई कंडक्शन इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। संपर्क द्वारा आवेशन के पहले टाइप को हम समझते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। घर्षण द्वारा आवेशन में दोस्तों दो वस्तुओं को लिया जाता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ करके एक दूसरे पर आवेश उत्पन्न किया जाता है। जैसे मैं समझाता हूँ। मान लो दो आवेशित वस्तुएं हैं, दो आवेशित वस्तुओं को लेकर के आपस में रगड़ा जाता है, जिससे एक दूसरे पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो मैं इसकी परिभाषा को समझाता हूँ। किन्हीं दो घर्षण द्वारा आवेशन में किसी दो आवेश रहित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जिससे किसी एक वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पे जाते हैं। जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जिस पर स्थानांतरित होते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं अर्थात जिसमें से जाते हैं वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार दोनों वस्तुएं जो होती हैं क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। और इस प्रकार के आवेशन को दोस्तों घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, अर्थात चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कहा जाता है। परिभाषा दोस्तों यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ। इस प्रकार के आवेशन में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जिससे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर जाते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह ऋणावेशित तथा जिस वस्तु से जाते हैं वह धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, और इस प्रकार के आवेशन को क्या कहा जाता है? घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों घर्षण द्वारा आवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक समझते हैं, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है।
तो चालन द्वारा आवेशन दोस्तों अंग्रेजी में से चार्जिंग बाय कंडक्शन कहा जाता है। इसको समझने के लिए दोस्तों इसमें एक आवेश रहित मतलब उदासीन वस्तु होती है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। कहने का मतलब कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है उस पर, उदासीन होती है। जितने उस पर प्लस होते हैं उतने ही उस पर माइनस होते हैं, इसलिए उसको उदासीन कहा जाता है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि उदासीन वस्तु पर आवेश होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कितना होता है। इस प्रश्न का जवाब मैं आप लोगों को अब देने वाला हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक उदासीन वस्तु जो होती है दोस्तों, वह उदासीन वस्तु जो होती है इसलिए उदासीन बोला जाता है क्योंकि उस वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जब आप मॉडर्न फिजिक्स का अध्ययन करोगे तो उसमें जे टॉमसन नामक व्यक्ति ने यही बताया है कि एक परमाणु जो होता है वो उदासीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अर्थात हर एक वस्तु उदासीन अगर जो है तो उसका मतलब है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, इसलिए वह उदासीन है। जब उस पर उसमें से जब उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है। कहने का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दो या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से खींच के बाहर ले आओ, तो वो वस्तु क्या होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर लोगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो उस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो उस पे माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि माइनस की बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन उदासीन वस्तु की अगर ये कहा जाए कि उदासीन वस्तु पर जो आवेश होता है वो नेट आवेश शून्य होता है। ये बात किया जाए कि उदासीन वस्तु पर आखिर कुल आवेश जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, जीरो। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपको जवाब मिल गया होगा। तो अब मैं टॉपिक पे आता हूँ कि चालन द्वारा आवेशन जो होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु को आवेश रहित वस्तु को लिया जाता है। उस आवेश रहित वस्तु को दोस्तों एक चालक तार के द्वारा किसी आवेशित वस्तु के द्वारा जोड़ दिया जाता है। और आवेशित वस्तु पर यदि चार्ज ऋणावेशित है, यदि धनावेशित है, ऋणावेशित है तो ऋणावेशित चार्ज उस आवेश रहित वस्तु पर तब तक जाता है जब तक दोनों पर आवेश बराबर नहीं हो जाता है। और यदि आवेश रहित वस्तु पर दोस्तों चार्ज अगर प्लस में होता है तो यह प्लस चार्ज उस आवेश रहित वस्तु पर तब तक जाता है जब तक उस आवेश रहित वस्तु पर आवेश जो होता है प्लस चार्ज जो होता है दोनों पर बराबर नहीं हो जाता है। इस प्रकार से उस वस्तु को आवेशित कर दिया जाता है और इस प्रकार के आवेशन को ही दोस्तों कहा जाता है चालन द्वारा आवेशन। क्या कहा जाता है, चालन द्वारा आवेशन। बोर्ड पर इसकी परिभाषा शो हो रही है, मैं इसको पढ़ता हूँ दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार के आवेशन में एक आवेश रहित वस्तु को एक चालक तार के द्वारा आवेशित वस्तु से जोड़ते हैं और आवेशित वस्तु पर आवेश जिस प्रकार का होता है वही आवेश उस वस्तु पर तब तक जाता रहता है जब तक दो आवेशित वस्तुओं पर आवेश बराबर ना हो जाए। तो इस प्रकार के आवेशन को ही दोस्तों चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। आई होप मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को चालन द्वारा आवेशन भी समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है दोस्तों प्रेरण द्वारा आवेशन। तो दोस्तों जिस बच्चे को नोट्स बनाना हो या स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब अगला टॉपिक संपर्क द्वारा सॉरी प्रेरण द्वारा आवेशन को समझाते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन दोस्तों क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे सबसे पहले प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इस टॉपिक को भी हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है।
प्रेरण द्वारा आवेशन में दोस्तों होता ये है, प्रेरण द्वारा आवेशन में किन्हीं दो आवेश रहित, दो या फिर एक ही हो कोई दिक्कत नहीं, दो या फिर दो से अधिक भी, किन्हीं दो आवेश रहित वस्तुओं को पहले संपर्क में रख लिया जाता है। संपर्क में रखने के बाद उन दोनों आवेश रहित वस्तुओं को किन्हीं दो मतलब अचालक, अचालक बोलो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, उस प्रकार के स्टैंडों पे रख दिया जाता है, जिसे हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। मतलब विद्युत रोधी स्टैंडों पर उनको रख दिया जाता है और दोनों को संपर्क में रखते हैं। अभी मैं इन सभी चीज़ों का डायग्राम के द्वारा आपको समझाएंगे। पहले मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ, समझाने के बाद इस परिभाषा को बताऊंगा, फिर इसको डायग्राम के द्वारा भी समझाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, दो गोलों को आपस में लेकर के वैद्युत रोधी स्टैंड पे रख दिया जाता है और दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद दोस्तों एक आवेशित वस्तु को लिया जाता है। आवेशित वस्तु को उससे जोड़ते नहीं है, बस उसके निकट में जाके रख दिया जाता है। अगर आवेशित वस्तु पर प्लस चार्ज है तो फिर इस प्लस के कारण उस आवेश रहित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर माइनस चार्ज आ जाता है और उसके दूर वाले पृष्ठ पर प्लस चार्ज आ जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, आवेश रहित वस्तुओं पर जब ये अगला स्टेप हो जाता है तो उन दोनों को अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद दोस्तों ये माइनस चार्ज पूरे गोले पर आ जाता है, ये प्लस चार्ज पूरे गोले पे आ जाता है। फिर अगले स्टेप में इस आवेशित वस्तु की जो रॉड थी इसको अलग कर दिया जाता है और इस प्रकार से दोनों गोलों पर, दोनों आवेश रहित गोलों पर क्या कर लिया जाता है, आवेश को उत्पन्न कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के आवेशन को दोस्तों प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ब्लैक बोर्ड पे इस प्रकार की परिभाषा शो रही है, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों। जब किसी आवेश रहित वस्तु को बिना छुए आवेशित किया जाता है तो इस प्रकार के आवेशन को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जब किसी आवेश रहित वस्तु को बिना छुए, बिना छुए आवेशित किया जाता है, बिना छुए आवेशित किया जाता है तो इस प्रकार के आवेशन को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। दूसरी एक परिभाषा और है, अथवा किसी आवेश रहित वस्तु को बिना छुए किसी आवेशित वस्तु के द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है तो इस प्रकार के आवेशन को भी प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो प्रेरण द्वारा आवेशन को हम डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, फिर और अच्छा समझ में आएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों वो ले सकता है। इसके बाद मैं इसको मिटा करके इसको डायग्राम के द्वारा को मैं खूब अच्छे से समझाएंगे। तो आप देखो डायग्राम के द्वारा प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन डायग्राम के माध्यम से सब समझ में आ जाएगा। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन में दोस्तों ये होता है, पहला स्टेप ये होता है कि दो आवेश रहित गोले लेते हैं। ये दोनों के दोनों गोले क्या है, आवेश रहित हैं अर्थात उदासीन हैं। और इन दोनों को, ये गोला ए है, ये गोला बी है। ए नंबर गोले को क्या कर देते हैं, विद्युत रोधी स्टैंड, विद्युत रोधी मतलब इसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती, इस प्रकार के स्टैंड पर इसको रख दिया जाता है। और दूसरे वाले गोले को भी विद्युत रोधी स्टैंड मतलब इसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती, इस प्रकार के गोले पर स्टैंड पर रख दिया जाता है। इसके बाद अगला स्टेप दोस्तों ये है, अगले स्टेप में एक रॉड ली जाती है, एक छड़ ली जाती है। इस छड़ पर पहले से घर्षण द्वारा आवेशन उत्पन्न किया होता है। अगर इस छड़ पर प्लस चार्ज होता है दोस्तों, तो अब आगे देखो क्या होगा। इन दोनों गोलों के संपर्क में रखते हैं, ये गोला ए है और ये गोला बी है। गोला ए और गोला बी मतलब ये एक बॉल है, इसको वैद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ के रखा गया है, इसको भी वैद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ के रखा गया है। अब होता यह है दोस्तों, जब इस वैद्युत रोधी गोले पे गोले के पास में इस प्लस चार्ज, प्लस धनावेशित चार्ज वाले रॉड को, छड़ को, धनावेशित छड़ को ले जाया जाता है तो एक पर
तो दोस्तों निकटतम पृष्ठ पर, जैसा कि परिभाषा में बताया गया था कि जब किसी आवेशित क्षण को गोले के पास में ले जाया जाता है तो उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर ये प्लस में होगा तो इसके विपरीत निकटतम पृष्ठ वाले पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके दूर वाले पृष्ठ पर दोस्तों प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसा परिभाषा में बताया गया था। निकटतम पृष्ठ पर दोस्तों विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूर वाले पृष्ठ पर दोस्तों प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। अभी बताए थे उदासीन वस्तु जो होती है, अगर ये एक उदासीन वस्तु है, अगर ये उदासीन वस्तु है तो आप इस चीज़ को मानोगे, क्योंकि जितने इसमें प्लस होते हैं उतने ही इसमें दोस्तों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। जितने इसमें प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। अब एक चीज़ अपने दिमाग में सोचो, अगर इस वाले उदासीन वस्तु के पास में मान लो प्लस धनावेशित रॉड को आप ले गए, प्लस धनावेशित ऐसी रॉड जिस पर प्लस चार्ज है, इस प्रकार के रॉड को आप इसके संपर्क में लेके जाओगे तो प्लस जो होता है वो क्या करता है, प्लस जो होता है वो माइनस को अपनी तरफ खींचना चाहता है। दोस्तों क्या करना चाहता है, प्लस जो होता है दोस्तों वो माइनस को अपनी तरफ खींचता है। तो ये क्या करेगा, ये ससुरा प्लस वाले को धक्का देगा और एक साइड में कर देगा, माइनस वाले को क्या करेगा, माइनस वाले को एक साइड में कर लेगा, अपने पास बुलाएगा और किस प्रकार का डायग्राम बना देगा, वो डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा। प्लस वाला निकटतम पृष्ठ वाले पे क्या हो जाएगा, तो दोस्तों नीचे बनाते हैं तो समझ में आएगा। माइनस वाला ससुरा एक तरफ हो गया, ये भाई साहब एक तरफ हो गए, ये भाई साहब एक तरफ हो गए, कुछ इस तरफ का इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखेगा। यही चीज यहाँ पर भी हो रही है, ये प्लस ये प्लस ये भी प्लस, मतलब प्लस वाला माइनस को खींच ले, अट्रैक्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन करता है अर्थात आकर्षित करता है, ठीक है। और प्लस एक दूसरे को रिपल्स करता है अर्थात प्रतिकर्षित करता है, दूर भगाता है। इसलिए ये वाला प्लस इसको धक्का दिया, इसको दूसरे साइड कर दिया और इस वाले माइनस को अपने पास बुला लिया। स्थिति कुछ इस प्रकार की दिख रही है। ये था दूसरा स्टेप। अब हमको करना क्या है दोस्तों, हमको दोस्तों ये करना है कि हमको तो इस वाले गोले और इस वाले गोले पे चार्ज चाहिए, इन दोनों को आवेशित करना है। तो अब तीसरा स्टेप क्या था वो समझो। तीसरा स्टेप दोस्तों ये है, स्टेप नंबर थर्ड है कि अब हमको करना है क्या, इन दोनों जो संपर्क में रखे थे इनको अलग अलग करना है। अभी रॉड नहीं हटानी है, रॉड अभी वैसे की वैसे ही रखनी है, लेकिन इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। गोला ए यहाँ पे हो जाएगा, गोला बी यहाँ पे। ए को अलग कर दिया गया और बी को अलग कर दिया गया। इस वाले गोले पे माइनस चार्ज था तो इस वाले प्लस ने माइनस को एक पास किया। अब ये माइनस पूरे गोले पर ऐसे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जो विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा हुआ है। विद्युत रोधी स्टैंड यहाँ पर इसलिए दोस्तों प्रयोग किया गया है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अचालक गोले जो होते हैं उसके नीचे विद्युत रोधी स्टैंड को ही क्यों रखा जाता है। अगर दोस्तों ये चालक होता तो ये जो माइनस है दोस्तों इस पर से आकर के वो पृथ्वी पे अगर संपर्कित होता तो वो नीचे चला जाता। इसलिए प्लास्टिक का बना होता है ताकि इसमें बिजली ना प्रवाहित हो सके अर्थात आवेश इसमें गमन ना कर सके, इसलिए वैद्युत रोधी स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज देखो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया, ये वाला प्लस भी दोस्तों क्या हो जाएगा, एक जगह एकत्रित हो जाएगा। ये क्या होगा, सॉरी, ये पूरे गोले पर एकत्रित होगा, मतलब पूरे गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यहाँ भी आप समझ गए होंगे कि वैद्युत रोधी स्टैंड का प्रयोग क्यों किया गया है। अगर वैद्युत रोधी स्टैंड नहीं प्रयोग किया जाता तो ये वाला प्लस तो क्या होता, इसमें चला जाता। और हमको करना है इस वाले वस्तु को, आवेश रहित जो वस्तु थी इसको आवेशित करना है, तो हम ये चीज को आवेशित नहीं कर पाते। अब अगला स्टेप दोस्तों ये है कि सीधे इस वाले रॉड को हटाना है। अब अगले स्टेप में दोस्तों ये करना है, इस रॉड को अलग कर लेना। और ये जो गोला है थोड़ा दूर दूर है सर, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए बना रहा हूँ। ये माइनस चार्ज है इस पर दोस्तों, ये माइनस वाला हो गया पूरा एक समान रूप से, इस पर माइनस चार्ज है। इस वाले पे दोस्तों एक समान रूप से प्लस चार्ज हो गया। इस प्रकार से हम दोनों वस्तुओं को क्या कर लिए, आवेशित कर लिए। एक पर माइनस चार्ज हो गया, एक पर प्लस चार्ज हो गया, और हमने क्या कर दिया,
प्रेरण विधि के द्वारा दोनों वस्तुओं को आवेशित कर दिया। तो इस वाले रॉड को चौथे स्टेप में दोस्तों क्या करना होता है, अलग करना होता है। मैं इसको बना करके और इस वाले के द्वारा मतलब इसको मैंने अलग कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हम दो आवेश रहित वस्तुओं को भी एक साथ आवेशित कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि एक प्रेरण विधि के द्वारा एक ही आवेश रहित वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। तो जिसको ये चीज़ बनानी है दोस्तों वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब अगला स्टेप हम समझाते हैं। तो दोस्तों अगला स्टेप ये है दोस्तों, अगली विधि ये है कि प्रेरण द्वारा ही हम एक आवेशित वस्तु लेंगे, एक आवेश रहित वस्तु लेंगे और उस पर हम क्या करेंगे, बिना संपर्क के ही आवेशित करेंगे उसको। देखो कैसे होता है, इसमें हम एक आवेश रहित वस्तु ये ले लिया, गोला थोड़ा टेढ़ा बन गया, गंदा है। ये हो गया गोला ए। इसको दोस्तों वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखा गया है। वैद्युत रोधी स्टैंड अभी मैंने बताया था क्यों यूज किया जाता है। इस पर दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। कहने का मतलब है ये उदासीन इसलिए, इसका कुल आवेश शून्य है क्योंकि इस पर जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं। अब हमको दोस्तों करना क्या है, हमको वही पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करना है, किसी भी प्रकार की आप रॉड ले सकते हो, चाहे वो प्लस चार्ज वाली हो चाहे वो माइनस चार्ज वाली हो। बस आपको ये याद रखना है प्रेरण विधि में कि अगर आप प्लस लेते हो तो उसके निकटतम पृष्ठ पर उसका विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। अगर आप माइनस चार्ज वाली रॉड लेते हो, क्षण लेते हो, तो उसके निकटतम पृष्ठ पर प्लस चार्ज उत्पन्न होगा। बस आप लोगों को इतना याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस चार्ज ले लेते हैं। रॉड जो है ऐसी रॉड है जिस पर प्लस चार्ज है, धनात्मक आवेश वाली ये छड़ है और इसके संपर्क में रखा गया है। और जैसे ही दोस्तों इसको संपर्क में रखोगे, मैंने अभी तुमको बताया था कि एक उदासीन वस्तु जो होती है उसमें जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। तो ये प्लस वाले भाई साहब इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेंगे, सबको एक पास बुला लेंगे। इसमें इतनी पावर है दोस्तों, इसमें से जितने माइनस हैं उनको एक तरफ खींच लेगा और कुछ पोजीशन इस टाइप की दिखेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब उसके निकटतम पृष्ठ पर दोस्तों लॉजिक है, निकटतम पृष्ठ पर माइनस क्यों आ रहा है इसका रीजन समझा रहा हूँ कि ये प्लस इस माइनस को खींच रहा है, इसलिए सारे माइनस एक ही तरफ आ जाते हैं। और ये वाले प्लस क्या करेंगे, इसमें जितने प्लस हैं उसको धक्का देंगे अर्थात रिपल्स करेंगे अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे सारे प्लस एक ही साइड में चले जाते हैं। इसमें कोई याद करने वाली कोई चीज नहीं है, सिंपल आनी चाहिए, बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, दिमाग में घुस जानी चाहिए। प्लस है, प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये वाला प्लस इसमें जो प्लस है उसको धक्का देगा, एक साइड कर देगा। ये प्लस इसमें से जितने माइनस है उसको एक तरफ खींचेगा अर्थात उसको एक तरफ कर लेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर ये फर्स्ट है। दूसरे स्टेप में दोस्तों क्या करते हैं, पहले उसको देखो, क्योंकि हमको एक सिंगल आवेश रहित वस्तु को कैसे आवेशित करना है पहले उसको समझते हैं। स्टेप नंबर सेकेंड, तो इसमें दोस्तों ये क्या है, वही बस वही वही क्षण प्लस वाली, ये प्लस वाली क्षण है और ये है गोला, ये गोला ए है और इधर माइनस है, इधर प्लस, इधर माइनस है दोस्तों, इधर प्लस। अब करना दोस्तों ये विद्युत रोधी क्षण है, सॉरी वैद्युत रोधी स्टैंड है। इस वैद्युत रोधी स्टैंड के बाद में हमको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पृष्ठ को पृथ्वी से कनेक्ट कर देना है। ये दोस्तों पृथ्वी से कनेक्ट करने का साइन है। धीमे धीमे लाइनिंग को छोटी करते जाओ, ये प्रतीक होता है। अगर ये कहीं बना दिख जाए तो बिना सोचे बोल देना ये पृथ्वी से कनेक्ट होने का साइन है दोस्तों। ठीक है, बिना सोचे, थोड़ा गलत बन गया है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वैसे से सही कर देते हैं। अब तो सब सही बन गया। हाँ तो दोस्तों ये क्या है, पृथ्वी से कनेक्ट होने का
साइन है। अब इसको जोड़ने का लॉजिक ये है दोस्तों, अब देखो इसमें होगा क्या, ये पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी में आवेश को समाहित करने की अनंत क्षमता होती है, जितना आवेश दे दो सब का सब सोख लेगी, इसमें इतनी पावर होती है। इसलिए क्या करती है, अगर पृथ्वी ऊपर वाली भी जो बिजली होती है अगर पृथ्वी में गिर जाए उसको भी सोख लेगी, इतनी क्षमता होती है इसमें, आवेश को धारण करने की अपार क्षमता होती है, अर्थात इनफाइनाइट होती है। तो होगा दोस्तों ये वाला प्लस जो है अब क्या करेगा, इस पृथ्वी में चला जाएगा, क्या करेगा, ये वाला प्लस दोस्तों क्या होगा, इस पृथ्वी में चला जाएगा। दोस्तों एक चीज याद रखो कि प्लस जो होता है, प्लस जो होता है वो इतना भारी होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन इतना भारी होता है, ये यहाँ पे लॉजिक होता है, कह दिया जाता है कि प्लस जो है वो पृथ्वी में चला जाएगा, प्लस कभी भी पृथ्वी में नहीं जाता, पृथ्वी से स्वयं माइनस आता है और इस प्लस को न्यूट्रल कर देता है। प्रोटॉन कभी भी गमन नहीं करते, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के तुलना में इतना भारी होते हैं, वो अपने वजन ही को नहीं संभाल पाता, वो कहाँ टहलेगा, इतना भारी होता है कि वो घूमता नहीं है। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से जा करके इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, सब को न्यूट्रल कर देगा। इसलिए अगला स्टेप जो दोस्तों होगा, तीसरा स्टेप कुछ इस टाइप का दिखेगा कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस वाले प्लस को न्यूट्रल करेंगे, इसको इसको, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं, अर्थात न्यूट्रल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे तीसरा स्टेप बनाते हैं दोस्तों, अभी भी रॉड को हटाया नहीं जाएगा, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, अगला स्टेप यही है। ए, ये क्या है, वैद्युत रोधी क्षण है, कौन सी क्षण है, वैद्युत रोधी, वैद्युत रोधी स्टैंड है, क्षण नहीं है, वैद्युत रोधी स्टैंड है। तो अब क्या होगा, इस वाले समझ लो प्लस को, इसमें से निकले इलेक्ट्रॉन इस वाले प्लस को न्यूट्रल कर दिए, और इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, तो इस वाले गोले पर क्या होगा दोस्तों, एक समान रूप से माइनस चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ये पृथ्वी का साइन है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो इस वाले गोले पर क्या हो जाएगा, सारा का सारा माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। माइनस चार्ज जो होगा इस गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक समान रूप से जो माइनस चार्ज है वो वितरित हो जाएगा। अगला स्टेप जो होगा दोस्तों, सबसे पहले अब हम पृथ्वी के इस साइन को हटाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पृथ्वी के साइन को हटाएंगे, प्लस चार्ज अभी भी, अगला स्टेप ये है, स्टेप नंबर ये कौन सा है, ये दूसरा था, ये तीसरा होगा, और ये जो होगा वो चौथा होगा। तो चौथे वाले स्टेप में दोस्तों क्या होगा, रॉड तो वैसे की वैसे ही रहेगी, प्लस 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 प्लस, ठीक है, और गोला भी ऐसे बनेगा, आप लोग गोला सही बना लेना, गोला ऐसे बनेगा और माइनस एक समान रूप से इस पर वितरित हो जाएगा। अब दोस्तों क्या किया गया है, इसमें से केवल और केवल क्या कर दिया गया है, पृथ्वी के साइन को हटा दिया गया है, और पृथ्वी के साइन को हटाओगे, यहाँ वैद्युत रोधी छूट जाता है हर बार, ये वैद्युत रोधी स्टैंड है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, अगले स्टेप में, चौथे स्टेप में क्या करोगे, एक एक बार बारी बारी से हटाओगे, पृथ्वी के साइन को हटाओगे, पृथ्वी के साइन को इसलिए पहले हटाया जाता है, अगर तुमने इसको हटा दिया तो सारा माइनस पृथ्वी में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा माइनस पृथ्वी में चला जाएगा। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले हम इस वाले पृथ्वी के साइन को हटाएंगे, पृथ्वी के साइन को हटाने के बाद दोस्तों अब मैं अगले स्टेप में इस वाले रॉड को हटाएंगे, क्या करेंगे, इस वाले रॉड को हटाएंगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 है दोस्तों, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप नंबर 5, जगह बहुत कम है। तो स्टेप नंबर 5 दोस्तों ये होता है, अगला स्टेप है, तो मतलब रॉड को हटाया गया, मैं यहाँ बनाता हूँ रॉड छोटी सी, प्लस ये है और ये रहा गोला, इस पर एक समान रूप से माइनस चार्ज वितरित है, और ये जो है वैद्युत रोधी स्टैंड है। अब क्या करें, इसका मतलब है मैंने रॉड को हटा दिया, और जैसे ही इस रॉड को हटाओगे तो हमें इस वाले पहले इस वाले आवेश रहित वस्तु पर क्या हो जाएगा, आवेश जो माइनस चार्ज हमको मिल जाएगा। इस प्रकार से हम एक सिंगल आवेश रहित वस्तु को क्या कर सकते हैं, प्रेरण विधि के द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों को इस प्रकार भी ये चीज़, इस प्रकार का जो जो डायग्राम मैंने बना के आपको समझाया है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों जिसको भी स्क्रीनशॉट इसका लेना है वो ले सकता है।
तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कूलाम के नियम को। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा कूलाम का नियम। कूलाम ने अपने वैद्युत बल के नियम में क्या बताया है? तो दोस्तों अगला टॉपिक हमारा ये है कि कूलाम का नियम। कूलाम का नियम अथवा इसी को स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थिर वैद्युत बल। कूलाम का नियम अथवा स्थिर वैद्युत बल। कूलाम ने आखिर अपना स्थिर वैद्युत बल कैसे दिया? देखो, इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि अगर दो वस्तुएं आवेशित हैं तो उनके बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन इन लोगों ने अर्थात कूलाम भाई साहब ने उनसे जब ये प्रश्न किया कि आप ये बताओ कि इन दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल है, ये किन चीजों पर निर्भर करता है, मतलब ये किन चीजों पर डिपेंड है कि इसको अगर कम कर दिया जाए तो बल कम हो जाता है
इसको अगर अधिक कर दिया जाए तो बल अधिक हो जाएगा। ऐसी कौन सारी चीज़ें हैं, ऐसी क्या-क्या कारक हैं, किन कौन-कौन सी भौतिक राशियाँ हैं जिस पर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल निर्भर करता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब इस चीज़ को बताने में असमर्थ रहे, इसलिए कूलाम भाई साहब जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, सन 1785 ईस्वी में अपना एक नियम प्रतिपादित किया था। इस नियम को ही कहा जाता है कूलाम का नियम। कूलाम ने अपने नियम में ये बताया था कि कूलाम ने अपने इस नियम में ये बताया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, दोस्तों बिंदु आवेश क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा, नीचे पहले परिभाषा बता देते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल को ही दोस्तों कूलाम बल कहा जाता है। ठीक है, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के, मतलब आवेश Q1 और आवेश Q2, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, सॉरी एक चीज यहाँ लिखना है, दूरी के वर्ग के, क्या होता है दोस्तों, दूरी के, हाँ लिखा हुआ है आगे, उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। गुलाम ने क्या बताया था, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, मतलब स्थिर वैद्युत बल अगर हम मानो कि इनके बीच लगने वाला बल F है, तो वो F बल जो होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने ऐसा बताया, और जो इस बल की दिशा होती है वह उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। क्या होती है, उन दोनों अ, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अगर हम ये कहें कि माना माना दो स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं, तो बल, तो दोस्तों जो बल होगा वो देखो, एक मिनट, बल Q1 व Q2 हैं तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी, दूरी स्मॉल r है, तो बल, तो जो बल होगा दोस्तों वो F समानुपाती होगा, अर्थात अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r स्क्वायर को। इसको अगर समीकरण 1 माना जाए, इसको समीकरण 2 माना जाए और दोनों को मर्ज कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो समीकरण कुछ दोस्तों ये प्राप्त होगा है। और इस अनुक्रमानुपाती और इस मतलब चिन्ह को जब हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है कैपिटल के, और फार्मूला F बराबर कैपिटल के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बनता है, जहां कैपिटल के जो होता है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, कि नियतांक नियतांक होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेनी है बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके आगे मैं अगला टॉपिक, अब इसके आगे मैं और आगे बताऊंगा। तो दोस्तों इसके आगे हम इस परिभाषा को आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसके आगे में हम ये बताएंगे कि के का मान किन चीज़ों पर निर्भर करता है, और जो के का मान होता है वो होता कितना है। तो इन सारी चीज़ों को मैं ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे जो कैपिटल के होता है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है और अनुक्रमानुपाती नियतांक का जो मान होता है वो केवल और केवल दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अनुक्रमानुपाती नियतांक कैपिटल के का जो मान होता है वो दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम होता है उस पर निर्भर करता है और मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। तो अगर दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे गए हों, कहाँ रखे गए हों? निर्वात अथवा वायु में रखे गए हों, तब के का मान किसके लिए है? जब आवेश निर्वात अथवा वायु में हो, निर्वात अथवा वायु में आवेश Q1 और Q2 कहाँ पे हो? के बराबर जब निर्वात अथवा वायु में दोनों आवेशों को रखा गया हो। जब दोनों आवेशों को निर्वात व वायु में रखा गया हो तो के अनुक्रमानुपाती नियतांक का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसका मान आता है और ये इसका मात्रक है। अगर कोई पूछे कि कैपिटल के का मात्रक बताओ, कैपिटल के का मात्रक बताओ, कैपिटल के क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो बताओगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। न्यूटन क्या है? बल का एक मात्रक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये चीज दोस्तों एक्सपेरिमेंट के द्वारा, बहुत सारे प्रयोगों के माध्यम के द्वारा इस वैल्यू को फाइंड किया गया था। अब कैपिटल के का मान सुविधा के लिए उन्होंने रखा है, कैपिटल के का मान सुविधा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी का जो दोस्तों मान होता है वो 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, पर कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ पे दोस्तों एप्सिलॉन नॉट, ये जो साइन आया हुआ है इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? जहाँ इस वाले साइन को दोस्तों एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को दोस्तों कहा क्या जाता है वो मैं बताता हूँ। एप्सिलॉन को दोस्तों निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको दोस्तों निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है, वैद्युत शीलता। वैद्युतशीलता का मतलब है ये वायु अथवा निर्वात में किसी चालक में कितना अ, किसी चालक में आवेश कितना प्रवाहित हो सकता है, ये वैद्युतशीलता जो है परमिशन देती है उस चीज को। चालक में चालक तार में आवेश को बहने का परमिशन देती है कौन? ये वैद्युतशीलता। ठीक है, तो निर्वात अथवा वायु में। तो एप्सिलॉन को दोस्तों क्या कहा जाता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। दोस्तों क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका एक मान भी दिया गया। ये लोग वैज्ञानिक लोग हमेशा हर चीज खोजते ही रहते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो था वो मान भी निकाल करके इन्होंने दिया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान है दोस्तों वो होता है 8.855 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। इसका जो मात्रक है यहीं से हम निकालते हैं, इसका मात्रक क्या होगा? अगर इसका मात्रक दोस्तों निकालना है तो आएगा दोस्तों कूलाम स्क्वायर। क्या आएगा? इसको दोस्तों ऊपर ले जाओ, बाकी सब आ जाएगा। यहीं से मात्रक निकल करके आएगा एप्सिलॉन नॉट का। अभी बताते हैं कैसे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। मैं इस साइड में आपको बता देता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट का मान आखिर निकल के कैसे आता है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। हमको कौन सी चीज चाहिए? एप्सिलॉन नॉट। बाकी सब चीजों को इधर ले आओ, एप्सिलॉन नॉट उधर ले जाओ, तो मान आएगा 1/4 पाई इंटू 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर बराबर में आ गया एप्सिलॉन नॉट। बटे के नीचे जो बटा होता है, अर्थात इस वाले मेन बटे के नीचे अगर ये बटा है तो सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर चली जाती है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अर्थात कूलाम का स्क्वायर ऊपर चला गया। नीचे कौन बचा? 4 पाई बचा, 9 बचा, 10 की पावर 9 बचा,
इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बचा हुआ है, बराबर में एप्सिलॉन नॉट है। तो अब एक चीज़ देखो, तुम पूरे जीवन भर खड़े रहो, काउंट नहीं बदलेगा। समय देखते जाओ, 4 पाई कभी बदलने वाला नहीं, ये बदलेगा नहीं। घंटे भर खड़े रहो, 4 पाई हमेशा 4 पाई ही रहेगा। 9 कभी बदलेगा नहीं, आधा जीवन बिता दो, 10 की पावर 9 पूरे जीवन बिता दो, नहीं बदलेगा। तो बदलने वाला जो है वो यही है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। ये क्या करेगा, मात्रक है, ये भी बदलेगा नहीं, हमको इन नंबरों को हटा देना है, वैल्यू है अपने आप में कांस्टेंट, हमको केवल मात्रक से मतलब है, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये है दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, प्यारा सा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है, वही मात्रक मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया था। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अब एक चीज़ मैं इससे पहले भी बताए थे कि बिंदु आवेश क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को कह रहे थे कि अभी बताऊंगा। तो दोस्तों मैं ये चीज़ बताता हूँ कि बिंदु आवेश क्या होता है। तो बिंदु आवेश दोस्तों उसे कहा जाता है, दो आवेशित वस्तुओं का आकार, यदि दो आवेशित वस्तुएं हैं, उनका आकार उन दोनों आवेशित वस्तुओं को अलग करने वाली दूरी, अर्थात उन दोनों वस्तुओं आवेशित वस्तुओं के बीच की जो दूरी है, उनकी तुलना में उन दोनों वस्तुओं का आकार बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, एक ये आवेशित वस्तु है और एक ये आवेशित वस्तु है, इनके बीच की दूरी ये है। तो इसका और इसका आकार इस दूरी से इतना छोटा होना चाहिए, जब इस दूरी की तुलना में इनका आकार बहुत छोटा होगा, तो ये दोनों वस्तुएं दोस्तों क्या कहलाएंगी, आवेश, बिंदु आवेश। क्या कहलाएंगी, बिंदु आवेश कहलाएंगी। तो बिंदु आवेश दोस्तों और कुछ नहीं है, बिंदु आवेश होता है आवेशित वस्तुओं का आकार, जो होता है आवेशित वस्तुओं का आकार उनसे उनको अलग करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उसे बिंदु आवेश कहा जाता है। तो जो कूलाम का नियम है वो बिंदु आवेशित वस्तुओं के लिए सत्य है, और छोटी से छोटी दूरी और बड़ी से बड़ी दूरी के लिए भी कूलाम का नियम सत्य है। कूलाम का नियम एक केंद्रीय बल होता है। कूलाम का नियम जो होता है, परिमाण में दोनों, अगर दो वस्तुएं हैं तो उस पर बराबर परिमाण में बल लगाती हैं, परंतु विपरीत दिशा में लगाती हैं। तो जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी चीज़ों को, आप इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से समझ गए होंगे। अ, अगर आप लोगों को इस प्रकार के सारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर आप अपना प्यार मुझे देते रहेंगे तो मैं इस प्रकार के और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को अपलोड कराता रहूँगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हुआ करे दोस्तों, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, उसमें आप अपने क्वेश्चन को बताइए, मैं उस प्रकार के सारे जवाब आप लोगों को अगले वीडियो में दे दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।